अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुस्मान वार और आज हम डिस्कस करेंगे वायरसेस को, वायरसेस की क्लासिफिकेशन, वो किस तरह थेरेपी के अंदर यूज़ होते हैं, उनसे कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, उनकी क्वांटिफिकेशन कैसे की जाती है और सबसे मेन जो है हम उनका जीनोम देखेंगे कि जीनोम की क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन से। The most commonly used system of the virus classification was developed by the Nobel Prize winning biologist David Baltimore in early 1970s. 1970s मतलब 1970 के स्टार्ट में एक बायोलॉजिस्ट था डेविड बाल्टीमोर और उसी के नाम पे इस क्लासिफिकेशन का नाम रखा गया बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। उसने वायरसेस को क्लासीफाई किया और उसे फिर नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो उसने क्लासीफाई किया, अब किस चीज़ की बेस पे क्लासीफाई किया, तो इसमें है कि इन एडिशन टू द डिफरेंसेस इन मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिक्स मेंशन अबव, द मल्टीपोर क्लासिफिकेशन स्कीम ग्रुप्स वायरसेस अकॉर्डिंग टू हाउ द मैसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ द वायरसेस। मतलब कि मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक्स के साथ साथ सबसे मेन जो क्लासिफिकेशन हुई है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, वो इस चीज़ की बेस पे हुई है कि मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है। मतलब कि वायरस का रेप्लिकेशन साइकिल चल रहा है, वायरस की रेप्लिकेशन हो रही है, तो उस दौरान मैसेंजर आरएनए किस तरह प्रोड्यूस होता है, तो उस बेस पे जो है वायरसेस को क्लासीफाई किया गया। तो यहाँ पे फिर बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के रिजल्ट में हमारे पास 7 ग्रुप्स आते हैं क्लासिफिकेशन के। तो ग्रुप 1 में जो है हमारे पास क्या आते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, फिर आते हैं हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक ग्रुप हो गया, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, देन वी हैव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वी हैव देन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हम हमारे पास दो हैं, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर 6 ग्रुप है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास है डिप्लॉयड 2 कॉपीज ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए and then we have the group 7 in which we have the partial double-stranded DNA genome। ये आगे पिक्चर है तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। इसके अंदर साथ साथ वायरसेस की एग्जांपल भी दी गई हैं। तो पहला हमारे पास जो सा है ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरसेस आते हैं, जिस तरह के हमारे पास स्मॉल पॉक्स हो गया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये सिंपली जो सा है इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी मैसेंजर आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मैसेंजर आरएनए नॉर्मली बन जाता है, जिस तरह के हमारे पास अदर ऑर्गेनिजम्स में होता है। जो हमारे पास हैं वायरसेस के अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल जिस तरह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और उसकी ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए बनता है, ये नॉर्मल है हमारे पास। फिर आते हैं हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फर्स्ट कन्वर्ट होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर, देन इट कन्वर्ट होगा मैसेंजर आरएनए में। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा और फिर उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो ये सिंपल हमारे पास हो गया ये डीएनए वाले। अब अगला ग्रुप जो से है वो है आरएनए वाले। आरएनए में पहला है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से भी मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। और फिर आ जाते हैं ये पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कन्वर्ट होता है नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में और फिर मैसेंजर आरएनए में। अब ये इस तरह है, इसको मैं समझाऊँ कि अगर वैसे हम देखें जो हमारे पास वैसे साइकिल आता है उसमें ये होता है कि हमने पढ़ा है कि जब पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जब होस्ट के अंदर इंटर होता है तो होस्ट के जो राइबोसोम है या होस्ट की जो मशीनरी है वो इसको मतलब मैसेंजर आरएनए के तौर पे लेती है और डायरेक्टली ये ट्रांसक्राइब हो जाता है प्रोटीन के अंदर। मतलब कि जो हमारे पास पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये मैसेंजर आरएनए ही होता है, मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे यूज होता है। लेकिन यहाँ पे है बताया गया है कि ये पहले नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में जाएगा फिर मैसेंजर आरएनए में जाएगा। तो ये डायग्राम है, यहाँ से हम देखते हैं कि वायरस जो है पहले होस्ट सेल के अंदर इंटर होता है, मतलब होस्ट सेल के अंदर इंटर हुआ तो इसका पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम था वो रिलीज हुआ और ये जो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये डायरेक्टली करता है एक्ट एज अ मैसेंजर आरएनए, मतलब कि ट्रांसलेशन हो जाती है बाय होस्ट राइबोसोम। ये डायरेक्टली एक्ट करेगा मैसेंजर आरएनए के तौर पे और हमारे पास इससे फिर प्रोटीन बन जाएंगी। प्रोटीन कौन सी हैं, वो वायरल प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होती हैं और इससे फिर ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बनाता है, ये एंजाइम है। अब वो वाली बात हमारे पास कि ये दरमियान में जो नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है इसका क्या मकसद है, तो इसका बताया गया है कि ये हमारे पास ना
आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होती है वो इसकी जो ये जो पॉजिटिव एसएसआरएनए है इसकी नेगेटिव एसएसआरएनए में कन्वर्ट करती है या उसकी एक कॉपी बनाती है। अब ये जो नेगेटिव एसएसआरएनए है ये टेम्पलेट के तौर पे काम करता है, क्योंकि है तो इसके कम्प्लीमेंट्री ना, तो ये टेम्पलेट के तौर पे काम करता है और ये क्या करता है, न्यू एसएसआरएनए मॉलिक्यूल्स बनाता है जो फिर दोबारा ट्रांसलेशन के लिए यूज होते हैं या फिर वायरॉन्स में यूज होते हैं। तो इस तरह है कि ये पॉजिटिव एसएसआरएनए अगर ये एक ही होगा, ये तो ट्रांसलेशन होगी प्रोटीन से, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें अब और भी तो एसएसआरएनए चाहिए ना, ताकि अगर होस्ट के अंदर अगर प्रोटीन बन रही है तो वो हमें अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो उसके लिए ये होता है कि हम इससे हम जो है नेगेटिव एसएसआरएनए बनाते हैं। ये जो सा है इसके कम्प्लीमेंट्री होता है। जिस तरह ये देखें हमारे पास डबल स्ट्रैंड आरएनए है ना, तो इसके अंदर एक जो सा है हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव स्ट्रैंड है, दूसरा हमारे पास आरएनए का ये नेगेटिव स्ट्रैंड है। तो अब ये नेगेटिव स्ट्रैंड है इसके कम्प्लीमेंट्री बनेगा ये पॉजिटिव स्ट्रैंड, सेपरेट हो जाएगा और एक्ट करेगा मैसेंजर आरएनए के तौर पर, फिर हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन बनती जाएगी। तो ये इसके अंदर है कि पॉजिटिव एसएसआरएनए बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अंदर पहले नेगेटिव में कन्वर्ट होगा नेगेटिव स्ट्रैंड, फिर नेगेटिव स्ट्रैंड से कम्प्लीमेंट्री बनते रहेंगे मैसेंजर आरएनए। वैसे हमने कहा ना कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये मैसेंजर आरएनए के तौर पे ही एक्ट करता है, ये एक्चुअली मैसेंजर आरएनए ही होता है, क्योंकि जैसे ही ये होस्ट के अंदर जाता है होस्ट राइबोसोम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। फिर है हमारे पास अब आ जाता है नेगेटिव एसएसआरएनए। नेगेटिव एसएसआरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ पे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात हो सकती है आपके लिए, क्योंकि जब हम देखते हैं वैसे कि जब हमारे पास वैसे आता है कि होस्ट के अंदर जब नेगेटिव एसएसआरएनए वाला जीनोम जाता है तो वो पहले पॉजिटिव एसएसआरएनए में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमारा जो होस्ट मशीनरी है वो नेगेटिव एसएसआरएनए को रिकॉग्नाइज नहीं करती, मतलब होस्ट के अंदर जो राइबोसोम है वो नेगेटिव एसएसआरएनए को नहीं लेते। तो नेगेटिव एसएसआरएनए कन्वर्ट होता है पहले पॉजिटिव एसएसआरएनए में, या फिर मैंने बताया आपको कि ये जो पॉजिटिव एसएसआरएनए है ये मैसेंजर आरएनए ही होता है। तो समझ लें कि मतलब ये नेगेटिव एसएसआरएनए से पॉजिटिव एसएसआरएनए बनता है, वो पॉजिटिव एसएसआरएनए फिर होस्ट उसको यूज करता है। आगे इसके मैं मजीद एक्सप्लेनेशन करूंगी तो आपको समझ आ जाएगी। फिर आता है हमारे पास ग्रुप 6 में हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिव एसएसआरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके अंदर क्या होता है, जिस तरह हमारे पास रेट्रोवायरसेस हैं एचआईवी, उनके अंदर ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होती है, तो उनका जो जीनोम है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, वो भी पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो उसके लिए होता है कि पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पहले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करते हैं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो सी है ये जो सी यूज होती है डबल स्ट्रैंडेड, मतलब इससे हमारे पास डीएनए बन जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगी, आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट करती है, तो ये डीएनए से फिर हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन जाता है। मैसेंजर आरएनए फिर वैसे ही आगे जिस तरह दूसरे हैं वैसे ही यूज होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा ग्रुप 6 में, फिर उससे हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन के थ्रू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएंगे और फिर हमारे पास मैसेंजर आरएनए आ जाएगा। अब ग्रुप 7 है, ग्रुप 7 क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होगा वो पहले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से फिर आगे यही प्रोसीजर जो है ऐसे ही रिपीट होगा कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देन कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और उससे फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन यहाँ करवा के हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएंगे और फिर एंड पे मैसेंजर आरएनए आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर वायरल जेनेटिक्स आ जाती हैं। वायरल जेनेटिक्स में यही टाइप्स ऑफ जीनोम्स हैं, तो टाइप्स ऑफ जीनोम में हमने पीछे भी यही डिस्कस किया कि दो तरह के हैं। डीएनए वायरसेस अगर हैं तो दो तरह के होंगे, या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या फिर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। तो और जो सा है डीएनए वायरसेस जो होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। फिर आरएनए वायरसेस है, आरएनए वायरसेस भी इसी तरह है, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस ओके हो गया, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस जो हैं वो दो तरह के हैं, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसे काम करता है, ये
It acts as a directly as a messenger RNA and can be immediately translated into the viral protein by the host ribosome. मैं पीछे भी यही कहने की कोशिश कर रही थी कि जो हमारे पास जब होस्ट वायरस जो है होस्ट को इन्फेक्ट करता है, और वायरस समझ लें ये वायरस है हमारे पास, इसने इन्फेक्ट किया इस होस्ट को और अपना पॉजिटिव सेंस जो सा है पॉजिटिव सेंस आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को अंदर एंटर किया। तो ये जो सा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डायरेक्टली एक्ट करता है मैसेंजर आरएनए, होस्ट राइबोसोम जो सा होगा वो इसको डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देगा प्रोटीन के अंदर। फिर आ जाते हैं हमारे पास नेगेटिव सेंस आरएनए। तो वो नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में क्या है, it must be transcribed into the single stranded RNA by the viral RNA dependent RNA polymerase before the translation occur। अब ये बात है, यही जो मैं पीछे कहना चाह रही थी यहाँ पे इसके अंदर, कि जो हमारे पास नेगेटिव एस एस आर एन ए है वैसे जो सा है ये मैसेंजर आर एन ए, मतलब ये डायरेक्टली जो सा होस्ट सेल है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये पहले पॉजिटिव एस एस आर एन ए में कन्वर्ट होगा, फिर जो सा है होस्ट की जो मशीनरी है इसको रिकॉग्नाइज करेगी और इससे प्रोटीन बनेगी। ये देखें ये नेगेटिव जो सा सेंस आर एन ए है, ये सेल के अंदर इंटर होता है तो ये कौन सी एंजाइम के थ्रू, आर एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पोलीमरेज के थ्रू पॉजिटिव सेंस आरएनए में ये कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव सेंस आरएनए देन फिर प्रोटीन बनाने के लिए यूज होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है कि जो हमारे पास नेगेटिव सेंस आरएनए या पॉजिटिव सेंस आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस जो सा है यही है कि वो जो सा है हमारे पास पॉजिटिव वाला आरएनए, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वो डायरेक्टली ट्रांसक्राइब हो जाता है होस्ट की सेल के अंदर जब जाता है तो उसकी डायरेक्टली ट्रांसलेशन हो जाती है, उससे डायरेक्टली प्रोटीन बन जाती है और जो होस्ट राइबोसोम है उसको मैसेंजर आरएनए के तौर पे लेता है। लेकिन नेगेटिव सेंस आरएनए के अंदर डायरेक्टली जो सा है ये ट्रांसलेशन नहीं होती, ये फर्स्ट जो सा है इंजाइम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है, देन ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। फिर यही रेट्रोवायरसेस आ जाते हैं हमारे पास। रेट्रोवायरसेस को हमने देखा कि इसके अंदर जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं वो बनाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये इसके अंदर बनता है और ये जो सा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्रोसेस होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है आरएनए डीएनए के अंदर कन्वर्ट होता है, डीएनए से फिर दोबारा राइबोसोम बन के राइबोसोम क्या है मैसेंजर आरएनए बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वांटिफिकेशन ऑफ वायसेस। पिछली हमारे पास क्लासिफिकेशन थी, अब है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन के हमारे पास 3 मेथड हैं। मेथड पहला जो सा है वो है मेजर द वायरल इन्फेक्शन। हम वायरल इन्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इन्फेक्शन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितने वायरसेस प्रेजेंट है। तो वायरल इन्फेक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास वायरल प्लाक एसिमिलियन और टिश्यू कल्चर इन्फेक्शन डोज, ये 2 मेथड है हमारे पास जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं वायरल इन्फेक्शन को। दूसरा है कि हम मेजर कर लें वायरल प्रोटीन एंटीजन। वायरल प्रोटीन एंटीजन्स कितने हैं उससे भी हमें पता चल जाएगा कि वायरस कितने हैं, वायरस को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड यूज होते हैं वो है क्वांटिटेटिव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन qPCR और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे और हीमोग्लूटिनेशन एसे। जबकि फिर थर्ड मेथड है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, डायरेक्टली काउंट वायरल पार्टिकल्स। जो वायरस है हम उसको डायरेक्टली उसको काउंट कर लें कि कितने वायरस जो से पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए हम वायरल फ्लो साइटोमेट्री यूज करते हैं। क्वांटिफिकेशन के लिए एक और मेथड जो सा है वो है यूज ऑफ द डिजिटल पीसीआर। डिजिटल पीसीआर के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो हमारा सैंपल है हम उसको छोटे छोटे जो हमारे सेपरेट रिएक्शंस के अंदर हम उनको डिवाइड करते हैं। छोटे छोटे रिएक्शंस के अंदर जिस तरह डिवाइड करते हैं, सैंपल पार्टीशनिंग हो जाती है, सैंपल को हमने डिवाइड कर दिया। ये काफ़ी सारे रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर। इसका गोल क्या होता है, द गोल इज टू आइसोलेट द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द टारगेट डीएनए और आरएनए इनटू द इंडिविजुअल पार्टीशन। हमने अपना टारगेटेड जो है डीएनए आरएनए उसको देखना होता है, तो इसलिए हम उसको पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। फिर हम पीसीआर को रिएक्शन को लगाते हैं। पीसीआर रिएक्शन इज रन इन ईच पार्टीशन। अब ये जितनी हमने पार्टीशन बनाई है हर सब के अंदर जो है पीसीआर रिएक्शन हो रहा होता है। इफ द टारगेट मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इट विल एम्पलीफाई एंड गिव द पॉजिटिव सिग्नल। अगर हमारा टारगेटेड मॉलिक्यूल जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है, फॉर एग्जांपल कि वो कोई वायरस है, स्पेसिफिक वायरस, अगर हम एक वायरस समझ लें इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसको चेक करना चाह रहे हैं कि कितना है सैंपल, हमारा जो सैंपल है उसके अंदर ये वायरस कितना है, तो हम उसको फिर हम अपना टारगेटेड मॉलिक्यूल समझ लेंगे। तो अगर हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस प्रेजेंट होगा तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा और पॉजिटिव सिग्नल आएगा, वहाँ पे फ्लोरेसेंस शो होगी।
तो फ्लोरेसेंस जहाँ पे शो होगी हम उसको काउंट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे फ्लोरेसेंस शो हुई है और यहाँ पे फ्लोरेसेंस शो नहीं हुई, तो जिनके अंदर फ्लोरेसेंस शो हुई वहाँ पे हमारा टारगेटेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और जो डार्क होते हैं वहाँ पे हमारा टारगेटेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। And this is absolute quantification. Using the count of the positive partition, the system calculate the exact number of the target molecule that were in the original sample. फिर हमें पता चल जाता है कि जो हमारा सैंपल था उसके अंदर क्वांटिफिकेशन हो जाती है हमारे टारगेट की, जो वायरस भी हो सकता है। दूसरा मेथड है वो है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को यूज़ करते हैं और ये सिंपल प्रोसीजर है। पहला हम क्या करते हैं, सैंपल को आइसोलेट करते हैं, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड वायरस का, वो डीएनए आरएनए दोनों हो सकते हैं, और उसको हम प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई करने के बाद हम उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्लेस करते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि कितनी यूवी लाइट की एब्जॉर्प्शन हुई है। 260 नैनोमीटर की हम लाइट पास करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्बेंस को हम मेजर कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि न्यूक्लिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी थी। अब इसका फ़ायदा यह है कि ये क्विक है और सिंपल है, इजी है मेथड हमारा ना क्वांटिफिकेशन का। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि इट कैन नॉट डिफरेंशिएट द इन्फेक्शियस वर्सेस नॉन इन्फेक्शियस पार्टिकल। अब हमें नहीं पता कि ये जो वायरस हमारे अंदर मतलब आया, लेट्स सपोज हमने सिर्फ इन्फेक्शियस पार्टिकल्स जो से वायरस है उनको हमने चेक करना था बॉडी के अंदर, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल काउंट दे देगा। हमें नहीं पता था इसमें हो सकता है कि कुछ वायरस ऐसे हों जो इन्फेक्शन ना कर रहे हों, तो इसका एक ड्रॉबैक है। और फिर है ये एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बताए हुए हैं क्वांटिफिकेशन मेथड्स के। तो वायरल प्लाक ऐसे एंड ये वाला हमारे पास टिश्यू कल्चर इन्फेक्शियस डोज जो हम मेजर करते हैं जिसके थ्रू वायरल इन्फेक्शन, वो दिया हुआ है। उसका क्या है एडवांटेज है कि ये इनएक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ता है, और रिक्वायर लेस रिसोर्सेज भी ज़्यादा नहीं चाहिए। डायरेक्टली मेजर वायरल टाइटर, हमें वायरल टाइटर डायरेक्टली हमें पता चल जाता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज है कि टाइम कंज्यूमिंग है, हाई वेरिएबिलिटी है, पोर रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, इफेक्टिव ओनली फॉर द वायरसेस दैट मल्टीप्लाई एंड किल द सेल। ये उन्हीं केसेस में यूज़ हो सकता है। और फिर है QPCR और एलाइजा है हमारे पास। QPCR के अंदर हमारे पास क्या है, ये क्विक है, स्पेसिफिक है, एक्सीलेंट रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, जो कि उसके अंदर ड्रॉबैक था, उसकी लिमिटेशन थी कि वो क्विक नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी पुअर है इसकी। तो इसके अंदर क्विक है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छी है, लेकिन कैन नॉट असेस वायरल रेप्लिकेशन एंड इन्फेक्टिविटी, रिक्वायर वायरस स्पेसिफिक प्राइमर, इसके अंदर हमारे पास प्राइमर चाहिए होते हैं, और रिक्वायर वायरल स्टैंडर्ड फॉर क्वांटिफिकेशन, और ये एक्सपेंसिव है, ये महंगा पड़ जाता है हमें। एलाइजा है, एलाइजा फिर इनएक्सपेंसिव है, उसके जो हमारे पास लिमिटेशन है इसके बेनिफिट में आ जाएंगी, और इसकी गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, लेकिन इसका क्या है, रिक्वायर रोबस्ट एंड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज विद द हाई एफिनिटीज, इसके अंदर हमें एंटीबॉडीज चाहिए, और रिक्वायर केयरफुल एग्जीक्यूशन फॉर लेस वेरिएबिलिटी। फिर है हीमोएग्लूटिनेशन, ये भी इनएक्सपेंसिव है, गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, लेकिन इसके लिए हमें रिक्वायर है क्या, फ्रेश आरबीसीज, and only provide for relative quantification and interpretation can be difficult in the partial hemogglutination। मतलब ये है कि हर किसी के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, फिर हम अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, और हमने क्या किस चीज़ को प्रेफर करना है या फिर हमने किस चीज़ को देखना है, तो उसके हिसाब से फिर हम चूज़ करते हैं कि हमने वायरस की क्वांटिफिकेशन के लिए कौन से मेथड को अडॉप्ट करना है। इसी तरह फिर वायरल फ्लो साइटोमेट्री और इम्यूनोफ्लोरेसेंस के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इनको भी देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ वायरल वेक्टर्स। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल वेक्टर्स को एक्सप्लेन करें या डिस्कस करें, तो ये उसके लिए है कि हमारे पास कौन कौन से कुछ वायरल वेक्टर्स हैं यूज़ होते हैं। तो उसमें पहला जो सा है वो है रेट्रोवायरसेस या फिर लेंटिवायरसेस है, और इनका क्या है कि इंटीग्रेट जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट जीनोम, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म जीन एक्सप्रेशन। ये जेनेटिक मतलब ये अगर हम रेट्रोवायरस या लेंटी वायरस को एज अ वेक्टर यूज करेंगे, तो ये वाले वेक्टर जो से हैं वो जाके होस्ट के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर जाएंगे, और ये प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म जीन एक्सप्रेशन को, और क्योंकि जीनोम के अंदर जाके इंटीग्रेट हो जाएंगे, उस जीनोम का पार्ट बन जाएंगे, तो एक्सप्रेशन लॉन्ग टर्म होता है। और कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटिंग इनहेरिटेड डिजीज एंड कैंसर। और इसको फिर हम किस लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ करते हैं हमारी जो इनहेरिटेड डिजीज और कैंसर को क्योर करने के लिए। और इसके बाद है हमारे पास आते हैं रेट्रोवायरल वेक्टर्स। रेट्रोवायरल वेक्टर्स क्या है, ये यूज़ होते हैं फॉर डिवाइडिंग सेल्स, और इनका यूज़ भी लिमिटेड है। लेंटिवायरल वेक्टर्स जो से हैं
वो हमारे पास है टाइप ऑफ द रेट्रोवायरस डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स, एंड ये जो उनसे है मोर स्टाइल है। फिर आते हैं एडिनो वायरस। हमारे पास एडिनो वायरस डिलीवर द जीन्स विदाउट इंटीग्रेटिंग इनटू द जीनोम। रेट्रोवायरस या लेंटिवायरस जो उनसे थे वो इंटीग्रेट कर रहे थे होस्ट जीनोम के अंदर, और जो उनसे हमारे पास एडिनो वायरसेस हैं वो डिलीवर करते हैं जीन्स को, लेकिन जाके होस्ट के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट नहीं करते। and give strong and short term expression useful for the vaccination and cancer therapy। मतलब कि अगर ये अब ये जीनोम के अंदर जाके इंटीग्रेट नहीं कर रहे तो हो सकता है शॉर्ट टर्म एक्सप्रेशन हो, 2-3 दफा जीन एक्सप्रेस हो उसके बाद, क्योंकि वो जीनोम का पार्ट नहीं है, तो जब नेक्स्ट माइटोसिस होगी या फिर मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसके अंदर ये जीन ट्रांसफर नहीं होते। फिर थर्ड पे है हमारे पास एडेनो एसोसिएटेड वायरसेस। एडेनो एसोसिएटेड वायरसेस के अंदर हमारे पास क्या है, ये स्मॉल और नॉन पैथोजेनिक वायरसेस हैं। कैन इंटीग्रेट एट द स्पेसिफिक साइट और द परसिस्टेंस एपिसोम्स। मतलब कि जो हमारी स्पेसिफिक साइट है, हम ये मतलब एक स्पेसिफिक साइट पर भी जाके ये इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड पॉपुलर इन जीन थेरेपी ड्यू टू सेफ्टी एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। मतलब अब इसका फ़ायदा हमें ये है कि जो हमारी टारगेटेड साइट होगी ये वहीं पे जाके इंटीग्रेट कर जाएंगे, और सेफ्टी है क्योंकि दूसरे सेल्स को कहीं पे भी कोई भी इशू नहीं होगा, और इनके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं। फोर्थ है हमारे पास हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरसेस। ये जब वेक्टर के तौर पे यूज होते हैं तो दे हैव द लार्ज कैपेसिटी फॉर कैरिंग द फॉरेन जीन्स। इनका साइज सबसे ज़्यादा है 30 to 40 kb, और नेचुरली टारगेट नर्व सेल्स। ये नर्व सेल्स को टारगेट करते हैं हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरसेस वाले वेक्टर्स। यूज्ड इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर थेरेपीज एंड ऑन्कोलाइटिक ट्रीटमेंट्स। Then next we have the role of the viral vectors in gene therapy। Viral vectors का gene therapy के अंदर क्या role है, तो viral vectors are engineered to be used as gene delivery vehicles। ये gene मतलब genes को deliver करते हैं। They carry therapeutic genes into the target cells। One inside these gene can replace, repair, silence the faulty ones। मतलब हमने पीछे जो वेक्टर डिस्कस किए हैं, अब वेक्टर्स जो से हैं थेराप्यूटिक जीन्स को लेके जाते हैं। मतलब कि थेराप्यूटिक जीन्स वो जीन्स होते हैं जो हमारे फॉल्टी जीन होते हैं, जो हमारा फंक्शनिंग किसी भी डिजीज की प्रॉपर नहीं हो रही, तो ये जाके उन जीन्स को या तो रिप्लेस कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, या उन जीन्स को साइलेंस कर देंगे, उन जीन्स की वर्किंग बंद हो जाएगी और जो भी प्रॉब्लम होगा, इशू होगा, वो रिजॉल्व हो जाएगा। दिस प्रोसेस अंडरलाइंस जीन थेरेपी aiming to treat the genetic and acquired diseases। Without vectors, therapeutic gene would not efficiently enter the cells or express properly। वेक्टर्स की हेल्प से ही जो से जीन्स हैं वो प्रॉपरली मतलब जाके अंदर मतलब जाके अपना काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास वेक्टर्स ना हो तो ये काम जो फंक्शनिंग इनकी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। अप्रोचेस फॉर द इंट्रोड्यूसिंग वायरल वेक्टर्स इनटू द होस्ट। तो हम होस्ट मतलब वेक्टर्स आ गए हमारे पास, हमने बना लिए, तो अब हम इनको होस्ट के अंदर कैसे भेजते हैं, तो हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, इन विवो मेथड है और एक्स विवो मेथड है। इन विवो मेथड में क्या होता है, वायरल वेक्टर कैरिंग द थेरेप्यूटिक जीन इज डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू द पेशेंट्स बॉडी, इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम मसल और द टारगेट ऑर्गन। इन विवो में हमने क्या किया, हमने वायरल वेक्टर्स को बनाया और डायरेक्टली उसको इंजेक्ट कर दिया बॉडी के अंदर। जबकि एक्स वीवो के अंदर क्या होता है, पेशेंट सेल्स आर टेकन आउट मॉडिफाइड विद द वायरल वेक्टर्स इन द लैब एंड जेनेटिकली करेक्टेड सेल्स आर रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू द पेशेंट। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इन वीवो में हमने इंजेक्ट कर दिया, मसल्स के अंदर भी कर सकते हैं, ब्लड स्ट्रीम में करते हैं। जबकि एक्स वीवो में क्या करते हैं, ये जो हमारे टारगेटेड सेल हैं पेशेंट के, हम उनको बाहर निकालते हैं और वहाँ पे जो सा है हम ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं, और जीन मतलब कि हम वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बाहर करवाते हैं, एक्स वीवो होती है। और जब ये सेल्स ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, फिर दोबारा हम इनको बॉडी के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। फिर आ जाता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वायरल वेक्टर्स इन द जीन थेरेपी। ये कि ये पूरा मैकेनिज्म हो कैसे रहा है, तो सबसे पहला जो सा होता है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, वायरल वेक्टर इज डिलीवर्ड इनटू द पेशेंट। अब पहला है कि वायरल वेक्टर्स ने अंदर जाना है, पेशेंट के अंदर इंजेक्शन के थ्रू जा रहे हैं, इन्फ्यूजन के थ्रू जा रहे हैं, या कोई भी हम जो सा है यूज कर रहे हैं, हमने डिलीवर कर दिया वायरल वेक्टर्स को। फिर क्या करते हैं, वेक्टर जब एंटर हो गया बॉडी के अंदर तो ये जाके रिकॉग्नाइज करते हैं और बाइंड करते हैं स्पेसिफिक साइट्स के साथ। जब जहाँ पे भी जो हमारा टारगेटेड ऑर्गन है या फिर कोई भी टारगेटेड पार्ट है, तो ये वहाँ उसको टारगेट करते हैं, वहाँ जाके फिर बाइंड कर जाते हैं उसके जो हमारा स्पेसिफिक समझ लें सेल है कोई, उसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके उन्होंने बाइंड कर जाना है। फिर है सेल एंट्री।
फिर अब ये वायरल वेक्टर जो से हैं सेल के अंदर एंटर होते हैं थ्रू एंडोसाइटोसिस और द मेम्ब्रेन फिजन। ये भी हमें पता है कि इनकी एंट्री कैसे होती है। फिर ये करते हैं, अब इन सेल के अंदर एंटर हो गए, पहले बॉडी में एंटर हुए थे, उन्होंने जाके अपना स्पेसिफिक टारगेट ढूंढा, फिर उसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गए और उसके अंदर दाखिल हो गए। वहां पे जाके अपना ये जेनेटिक मटेरियल को रिलीज कर देंगे, वायरल कैप्सिड डिसअसेंबल रिलीजिंग द थेरेप्यूटिक डीएनए और इनटू द साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस। तो मतलब कि वो जो हमने जीन खुद इंसर्ट करवाया था वो रिलीज हो गया अब सेल के अंदर। अब ये जीन जो सा है, दिस जीन इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए और ट्रांसलेटेड इनटू द थेरेप्यूटिक प्रोटीन। अब ये जब जाके जीनोम के साथ अटैच होगा, वहां पे अटैच हो गया, तो अब वो ये ट्रांसजीन बन गया और यहाँ अब इस ट्रांसजीन की क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होगी, इससे मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन बनेगी और थेरेप्यूटिक प्रोटीन होगी जो हमारी डिजायर्ड प्रोटीन होगी जो हम बनवाना चाहते थे। तो फिर ये जो सी है प्रोटीन एक्सप्रेस होगी, अगर कोई भी डिजीज थी तो वो ठीक हो जाएगी, मतलब कि जो मिसिंग प्रोटीन थी उसकी जगह पे ये अब काम करेगी और सारा फंक्शन प्रॉपर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आगे है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ द वायरल वेक्टर्स जीन थेरेपी इन द ट्रीटिंग डिजीजेस। अब डिजीजेस कौन कौन सी हमारे पास जो सी हैं इसके थ्रू ठीक हुई हैं, उसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें से कुछ एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। तो पहला है स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसमें हमारा जो है एडीए जीन था उसके अंदर म्यूटेशन थी, तो हमने कौन से यूज किए वेक्टर्स, रेट्रो या फिर एंटीवायरल वेक्टर्स को यूज किया, और किसके टारगेट हमारा क्या था, स्टेम सेल्स थे, और ये एक्स वीवो सारा प्रोसेस हुआ, और फिर इससे हमारा क्या हुआ कि हमारा इम्यून सिस्टम स्टोर हो गया, जो एडीए जीन के अंदर म्यूटेशन थी उसको हमने ठीक कर लिया। फिर है डिजीज हीमोफीलिया एंड बी। इसके अंदर एक हमारे डिजीज के अंदर क्या होता है, मिसिंग ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9, क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होता है इसके अंदर, तो हमने एवी डिलीवर्स जीन टू द लिवर एंड नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग रिस्टोर। इसमें भी हमने हमारा टारगेट लिवर था और हमने जीन्स को ट्रांसफर किया और सारा फंक्शन नॉर्मल हो गया। फिर है हमारे पास स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसके अंदर हमारे पास SMN1 जीन जो सा था वो डिफेक्टिव जीन था, तो उसको भी हमने इन वीवो ये हुआ, हमने ट्रांसफ्यूजन करवाई इसकी और ये सारा प्रोसेस हुआ, मतलब इसने रिस्टोर कर दिया नॉर्मल फंक्शनिंग को। सारा कुछ यही है ना, एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन सी डिजीजेस थी जिनको हमने ट्रीट किया। तो फिर दूसरी हमारे पास लेबर्स कंजेंशियल एमोनोसिस। इसके अंदर हमारे पास जो सा है RPE65 जीन जो सा था उसके अंदर म्यूटेशन थी और AAV इंजेक्टेड इनटू रेटिना। तो रेटिना के अंदर हमने जो सा है अपना इंजेक्शन करवाया, वहाँ पे ये वेक्टर्स गए, जीन जो सा था हमारा लेके गया और विजन फंक्शन जो सा है वो रिस्टोर हो गया। कैंसर के अंदर भी इसी तरह है कि हमने रीप्रोग्राम किया टी सेल टू स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज ट्यूमर एंटीजेंस, टी सेल डू नॉट टारगेट कैंसर एंड द lentiviral vectors and add CAR genes ex vivo, engineer T cells kill the cancer cell। अब जो हमारे टी सेल्स थे वो उनको हमने मॉडिफाई किया कि हमारा जो स्पेसिफिक जो से कैंसर सेल्स हैं वो उनको टारगेट करें, तो हमने इंजीनियर किया बेसिकली टी सेल्स को, बाहर से हमने जीन्स डाल के, और जिसका फिर क्या हुआ, टी सेल ने किल करना शुरू कर दिया कैंसर सेल्स को। और यहाँ पे भी जो सा है यही टी सेल थेरेपी दिखाई गई है कि हमने ब्लड को कलेक्ट किया जिसके अंदर टी सेल्स थे, उनको रिप्रोग्राम किया और रिप्रोग्राम सेल फिर आगे मल्टीप्लाई हुए और ये एक्स विवो प्रोसेस हुआ, हमने बाहर निकाला उनको, टी सेल्स को सेपरेट किया, उनको रिप्रोग्राम किया और दोबारा फिर बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो अब ये जाएंगे तो बॉडी के अंदर जो हमारे कैंसर सेल होंगे उनके ऊपर अटैक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन्कोजीन थ्योरी। Oncogene theory presented by the R.J. Hubner and the G.J. Toldaro। According to the theory, all the vertebrates contain virogenes। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर हमारे पास वायरोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। सम आर द ऑन्कोजीन्स दैट कैन कॉज ट्यूमर। इसके अंदर कुछ जो से ऑन्कोजीन्स होते हैं जिनसे वजह से ट्यूमर हो सकता है। नॉर्मली केप्ट ऑफ बाय द होस्ट, ये जो से हैं मतलब कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर ऑफ होते हैं। ट्रिगर्स ड्यू टू द केमिकल्स, रेडिएशन एंड इन्फेक्शंस। और इसका एविडेंस है वायरस फ्री एनिमल प्रोड्यूस वायरल डीएनए आफ्टर एक्सपोजर। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो हमारी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर वायरोजीन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो ऑफ होते हैं और वो किसी भी केमिकल्स और रेडिएशंस की वजह से ट्रिगर्ड होते हैं और फिर वो जो से हैं प्रॉब्लम काज करते हैं। नॉर्मली जो से हैं
नॉर्मल स्टेट में, नीचे डायग्राम में भी दे सकते हैं। उनको जीन जो से हैं वो रिप्रेस्ड होते हैं ड्यू टू रिप्रेस्ड प्रोटीन्स, लेकिन कोई भी रेडिएशन या फिर केमिकल्स वगैरह आया, स्ट्रेस आया उनको जीन्स पे, तो अब क्या हुआ, वो रिप्रेसर प्रोटीन जो सा है वो काम अपना छोड़ देगी, तो फिर ये जीन जो से है एक्सप्रेस हो जाएंगे, जिससे हमारे पास अनकंट्रोल ग्रोथ या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकती है, सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, रिलीज ऑफ द लेटेंट वायरॉन्स, जहाँ पे इसने कहा कि वायरस फ्री एनिमल्स ने वायरल डीएनए प्रोड्यूस किया जब उनको हमने केमिकल या रेडिएशन के साथ एक्सपोजर दिया, या फिर जिसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास जो सी रेज होती हैं, गैमा रेज, इनका ज़्यादा एक्सपोजर हो तो कैंसर काजिंग हो सकती हैं। तो इसी तरह होता है कि ये हमारे बॉडी सब के अंदर जो से हैं वायरोजीन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन वो ऑफ होते हैं, लेकिन जब उनका एक्सपोजर किया जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, रेडिएशन के साथ एक्सपोजर आता है तो सेल फिर उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती हैं, सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, तो जो पहले जो रिप्रेसर प्रोटीन बन रही होती है वो प्रोटीन बनना बंद हो जाती है। फिर आते हैं हमारे पास हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस बी वायरस HBV, इसके 1966 में डिस्कवरी हुई, और HCV हेपेटाइटिस जो है हमारे पास 1989 में डिस्कवर हुआ। अब ये ट्रांसमिशन मतलब कि ये फैलते कैसे हैं, तो इसमें है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है कि एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, या फिर अनसेफ इंजेक्शंस, जो इंजेक्शन नीडल्स जो से बार बार एक इंजेक्शन यूज होते हैं तो उसके अंदर ऐसा है होता है, और लेजर्स के थ्रू ये फैलता है। फिर हमारे पास सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी या सी हुए हैं, तो उसमें है जोंडाइस, फैटीग, लिवर क्रोसिस और फिर कैंसर। अब इनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, तो HBV के लिए एंटीवायरल्स हमारे पास है। एंटीवायरल्स कौन से, टेनोफोविर और एंटीकेविर, ये दो एंटीवायरल्स हैं जो HBV के लिए यूज होते हैं, और HBV की हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। और जो HCV है हमारे पास, उसको हम क्योर कर सकते हैं सोफोस्बुविर एंड डेक्लाटेस्विर, इसके थ्रू हम नमसाइज को कंट्रोल कर सकते हैं। करंट स्टेटस क्या है इसका, वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, मिलियंस ऑफ द पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस ग्लोबली। तो अब इनका थोड़ा सा ये कंपैरिजन है हेपेटाइटिस बी और सी का। हेपेटाइटिस बी क्या है, किस वायरस से होता है, तो ये DNA वायरस है, जिसको हम हेपर एडेनोन वायरस बोल रहे हैं, और ये RNA वायरस है, फ्लेवी वायरस। और ट्रांसमिशन क्या है, हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है, ब्लड के थ्रू, सेक्स के थ्रू और पेरेंटल के थ्रू, जबकि हेपेटाइटिस सी जो सा है वो ब्लड के थ्रू ज़्यादा फैलता है, नीडल या फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसके थ्रू फैलता है। तो इन्फेक्शन सा है ये कॉमन इन इन्फेंट्स, लेस इन एडल्ट्स, ये बच्चों के अंदर ज़्यादा है हेपेटाइटिस बी, और एडल्ट्स के अंदर कम होता है, और जो हेपेटाइटिस सी है वो सब एजेस के अंदर ही कॉमन है। कैंसर रिस्क जो सा है HCC, और इसके अंदर जो सा ये BHSC है, ये डायरेक्ट है, और डायरेक्ट ब्लास्ट क्रियोसिस, और ये अकेला क्रियोसिस के थ्रू होता है, इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैक्सीन जो सी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बन चुकी है हमारे पास, और हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है, एंटीवायरल दे सकते हैं हम इनको ये, और इसके अंदर जो है डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल है, DDA जिनको बोलते हैं, तो उसके थ्रू हम जो है इसको क्योर कर सकते हैं। और जो सा हेपेटाइटिस बी है ये क्योरेबल नहीं है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि हमारे पास जो हेपेटाइटिस सी है वो क्योरेबल है, लेकिन लेस देन 95%। फिर आते हैं हमारे पास रोटा वायरस। रोटा वायरस के अंदर क्या है कि ये जो सा है रिवोविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है, और आइडेंटिफाई हुआ 1973 में। ट्रांसमिशन है फीकल ओरल रूट और कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर के थ्रू ये फैलता है। सिम्टम्स में हमारे पास डायरिया आ जाता है, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, स्पेशली इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ट्रीटमेंट क्या है, नो स्पेसिफिक एंटीवायरस की कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है, बस हम ओरल डिहाइड्रेशन देते हैं। ओरल डिहाइड्रेशन में होता है हमारे पास मतलब वाटर होता है जिसके अंदर साल्ट्स और शुगर का एक स्पेसिफिक लेवल होता है, तो उसको रिहाइड्रेशन के लिए यूज होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिम्टम्स में है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। फिर है इंट्रावेनस IV फ्लूइड्स जो से हैं ये भी होते हैं सीवियर केसेस के अंदर, जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है तो फिर वेन्स के थ्रू, इंट्रावेनस मतलब वेन्स के थ्रू फिर वो वाटर लगाया जाता है जिसके अंदर साल्ट और ग्लूकोज होता है, तो ताकि डिहाइड्रेशन को हम कंट्रोल कर सकें। प्रिवेंशन के लिए इसकी अब वैक्सीनेशन मौजूद है, और करंट स्टेटस में यही है कि बहुत सारी जो चिल्ड्रन है पाकिस्तान के अंदर भी उनकी डेथ हो गई ड्यू टू रोटा वायरस।
तो ये हमारे पास थोड़ा सा वायरसेस का था, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे।